ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ही कोई बहुत बड़ा नाम मेरा है। पर घमंड है मुझे इस बात पर कि मैं इस भारत का हूं और ये भारत मेरा है। और इस देश के यूथ ने, हमारे बच्चों ने जब भी मुझे कोई आदेश दिया तो उस हर एक आदेश को मैंने सर झुका के स्वीकार किया। पर इस बार उनका आदेश था कि पीडब्ल्यू यूपीएससी लेके आए, यूपीएससी की तैयारी करे। और ये आदेश वो मुझे पिछले 1 साल से दे रहे हैं, पर मुझे यूपीएससी वाला बनाने में 1 साल लग गया। क्योंकि एक बैच बनाने में तो मुझे 1 रात लगती है, पर जब भारत निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का गठन करना हो तो उसके लिए 1 साल लगता है। जहां उनको भरोसेमंद कंटेंट मिले, जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर, जहां उन्हें पता हो ये कोई धंधा नहीं चल रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम चल रहा है। भारत के बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां वो आए तो उनसे ये ना पूछा जाए, भाई तू दिल्ली के मुखर्जी नगर को अफोर्ड कर पाएगा तभी यूपीएससी की तैयारी कर पाएगा। अब हर एक गांव में बैठा, हर एक शहर में बैठा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर से, सर्वश्रेष्ठ टीम से, सर्वश्रेष्ठ कंटेंट से और सर्वश्रेष्ठ स्ट्रक्चर से कर सकता है। यूपीएससी लॉन्च करने से पहले पिछले 1 साल में हमने मल्टीपल लेवल पे बड़े बड़े सर्वेस कराए, थाउजेंड्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की और यह जानने की कोशिश की कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाता। जो रीजन सामने निकल के आए वो कुछ ये थे। सबसे पहला कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस ना कर पाना, और जिससे होता क्या है, यूपीएससी के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न को कोई क्रैक नहीं कर पाता। दूसरा, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी का ना होना और टाइमली अपना रिवीजन ना कर पाना। तीसरा, टू मच ऑफ कंटेंट का मार्केट में अवेलेबल होना और कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का कंफ्यूज होना कि यार कौन कौन सा कंटेंट हम पढ़ लें, अपने लिए एक रेलिवेंट कंटेंट फिगर आउट ना कर पाना और टू मच ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना। देखो, यूपीएससी क्लियर करके आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डेटा कलेक्टर नहीं। चौथा, एक प्रॉपर मेंटरशिप और एक प्रॉपर गाइडेंस का मिसिंग होना। देखो, यूपीएससी की तैयारी में ना जो आपकी गाइडेड मिसाइल है उसको लैंड करना है रिजल्ट के होली पीडीएफ में, तो जरूरी है कि आपकी मिसाइल को सही लोग गाइड करें और सही स्ट्रैटेजीज आपको बताएं। पांचवा, अपने टाइम को मैनेज ना कर पाना। हम सबको पता है कि 1 साल के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो किस तरह से अपने टाइम का डिवीजन करें और कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही हमने यूपीएससी वाला बनाया है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम लोग एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। आईएएस बनना भारत में लाखों बच्चों का सपना है, पर यह सपना पूरा हो पाए इसके लिए यूपीएससी की कोचिंग करना यह बहुत मुश्किल है साहब। क्योंकि यूपीएससी की जो एक ऑफलाइन कोचिंग है उसकी फीस है 1.5 से 2 लाख। कुछ लोग ने कहा इस फीस को सस्ता कर देंगे, तो उन्होंने इस फीस को किया 1 लाख। फिर कुछ लोग ने कहा कि हम ऑनलाइन में आएंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे और इस फीस को सस्ता करेंगे, तो फिर फीस हो गई 80,000। फिर कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा नहीं, इसको हम 50,000 कर देंगे। 50,000 तो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। शायद आप उन बच्चों से कभी बात भी नहीं की है जिनकी मासिक आय घर की 3,000 रुपए, घर का एक ही मेंबर काम करता है और 3,000 रुपए में। कुछ लोग ने इस बात को सुना और फिर यूपीएससी की तैयारी की फीस हो गई 20,000 रुपए ऑनलाइन। अब पीडब्ल्यू आया है तो सबको ये उम्मीदें हैं कि पीडब्ल्यू डेमोक्रेटाइज तो करेगा, तो पीडब्ल्यू लेके आएगा यूपीएससी का कोर्स 10,000 रुपए। सही है ना? 7,000 में यूपीएससी की तैयारी पीडब्ल्यू कराएगा भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स के साथ, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के साथ, भारत की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी के साथ। 7,000 रुपए कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी। और अब बात आती है यूपीएससी वाला में सबसे बड़े सरप्राइज की। बच्चों, यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंटेंट, आपका नोट्स। आपके नोट्स ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए ना कि सब कुछ कवर हो जाए, कुछ छूटे ना, टाइम भी मैनेज हो जाए और बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए। और इसके बाद आपके नोट्स रिवीजन फ्रेंडली भी होने चाहिए
ताकि अंतिम समय में प्री के पहले, मेंस के पहले आप जल्दी जल्दी अपना पूरा रिवीजन कर पाओ। और सबसे लास्ट कि आपके नोट्स करंट ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर में, रीसेंट ईयर में यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है, क्या आपके नोट्स उससे रेलिवेंट हैं या नहीं, और इन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरे। ऐसा कंटेंट, ऐसा नोट्स कहां पे है, पीडब्ल्यू ने फिगर आउट किया और इसके बाद पार्टनरशिप की एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, ओनली आईएएस के साथ, जिनका कंटेंट, जिनका नोट्स इस टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड माना जाता है। आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू अफोर्डेबल होने के साथ हमेशा यह ध्यान रखता है कि क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो कंटेंट में अवेलेबल है, ओनली आईएएस, उनके साथ हमने एक पार्टनरशिप की ताकि ये कंटेंट हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएं, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाएं। पिछले कुछ सालों में बहुत से टॉपर्स जिनकी रैंक अंडर 100 थी, यानी टॉप 100 रैंकर्स ने ओनली आईएएस के कंटेंट को रेफर किया और यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, और इसी से हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ ओनली आईएएस। ये कोई एजुकेशन में रेवोल्यूशन नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन में रेवोल्यूशन है। Only IAS. Only IAS. Only IAS. Only IAS. Only IAS का Only IAS. called only IAS. सब only IAS अपना Only IAS. Only IAS है. Only IAS. तो मेरा Only IAS पे ही था। तो Only IAS. mostly only IAS Only IAS पे Only IAS का है। the editorial. Only IAS से मैंने इस तरह से मैंने सारे वीडियोस देखे। Only IAS का So he sent me the link and I joined the group. अब बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि पीडब्ल्यू यूपीएससी के कौन से कोर्स लेके आएगा, डेमोक्रेटाइज करेगा, ये तो सबको पता चल गया। अब क्या पीडब्ल्यू 2023 यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा? क्या 2024 यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराएगा? और अगर कराएगा तो बैचेस किस लैंग्वेज में होंगे? क्या सिर्फ इंग्लिश के बैचेस होंगे जहां हम लोग बातचीत हिंदी इंग्लिश में मिक्स करते हैं, पर सारे नोट्स आपके इंग्लिश में होते हैं, टेस्ट इंग्लिश में होते हैं, वो बाइलिंगुअल जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, क्या वही बैचेस होंगे? या संपूर्ण हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी बैचेस होंगे जहां पे बातें भी हिंदी में होंगी, नोट्स भी हिंदी में होगा, कंटेंट भी हिंदी में होगा, टेस्ट भी हिंदी में होगा, संपूर्ण हिंदी माध्यम? और क्या प्योर इंग्लिश वालों के लिए कुछ होगा जहां सारी चीजें कंप्लीटली इंग्लिश में होंगी, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा, नोट्स विल बी इंग्लिश, टेस्ट विल बी इंग्लिश, द कंटेंट विल बी इंग्लिश? The answer to all the question is yes, PW is going to do all of these. Yes, all of these. सब करेंगे। तो हम लोग 2023 यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बैच लेके आए हैं, 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बैच लेके आए हैं। हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बैच लेके आए हैं, इंग्लिश बाइलिंगुअल के लिए भी बैच लेके आए हैं, और प्योर हिंदी, संपूर्ण हिंदी माध्यम बच्चों के लिए भी बैच लेके आए हैं। हम लोग प्योर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बैच लेके आए हैं। तो चाहे 2023 यूपीएससी का एग्जाम लिखना हो, चाहे 2024 यूपीएससी का एग्जाम लिखना हो, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो या प्योर हिंदी में या प्योर इंग्लिश में, पीडब्ल्यू आपके साथ है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं अपने इंग्लिश बैचेस के बारे में 2023 और 2024 के। 2023 में जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम लिखने जा रहे हैं और जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, जहां बातें हिंदी में हो, कंटेंट इंग्लिश में हो, नॉर्थ इंडिया वाला, उन सभी के लिए हम लोग लेके आए हैं प्रहार इंग्लिश लाइव बैच, जहां लाइव क्लासेस चलेंगी और जो साल भर की प्राइस होगी वो होगी 7,000 रुपीज। So for all the aspirants who want to write the UPSC exam in 2023 और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उनके लिए प्रहार इंग्लिश लाइव बैच है। कहां मिलेगा? पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में आप जाएंगे, वहां जाके आपको मिलेगा प्रहार इंग्लिश लाइव बैच होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता हो मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट pw.live पे भी जा सकते हैं, बैचेस सेक्शन में, वहां पे भी उनको प्रहार इंग्लिश बैच वहां पे मिल जाएगा। साल भर की प्राइस होगी फिर से 7,000 रुपीज। अब कैसे 2023 यूपीएससी एग्जाम की हम लोग तैयारी करेंगे, टाइम तो कम बचा है, कैसे प्रहार करेंगे, क्या होगा उस बैच के अंदर,
ये मैं नहीं समझा सकता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन यूपीएससी। तो इसीलिए हमारे साथ यूपीएससी के इंडस्ट्री एक्सपर्ट और गुरु अभिषेक सर यहां पे आई वुड लाइक टू वेलकम अभिषेक सर टू एक्सप्लेन दिस बैच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले हम बात करने वाले प्रहार बैच की, क्योंकि 2023 अब आने वाला एग्जामिनेशन है और इसके लिए थोड़ा एग्रेशन की जरूरत है और इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है प्रहार। तो ये इंग्लिश बैच है और ये मात्र 7,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसमें आप देखिए तो जो है ये बैच स्टार्ट होगा 7 नवंबर से और 7 नवंबर से मई तक हम आपके कोर टॉपिक्स जो हैं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये जो कोर टॉपिक्स हैं हम ये सब प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 1 जून 2023 से मेंस तक का जो टाइम है उसमें आपका रिवीजन होगा। जो मेंस के कोर टॉपिक्स हैं वो सारे भी कवर करा दिए जाएंगे ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 का एग्जाम क्रैक कर सकें। तो इसमें आपको जो फैकल्टीज मिलेंगे बेस्ट फैकल्टीज हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है कंटेंट का। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिलेबस का कवरेज है वो एग्जॉस्टिव है। साथ ही साथ हम PYQs कवर करेंगे जो पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिस तरह के सवाल आते रहते हैं वो हम यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी हर सब्जेक्ट के साथ, उसके PYQs प्लस उसका सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस, मेंस के टेस्ट, मेंस के जो है प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होंगे जो आपको पूरी तरह से सक्षम बनाएंगे 2023 का एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 2024 में यूपीएससी का एग्जाम लिखने जा रहे हैं और वही इंग्लिश माध्यम के हैं, है ना। तो उन बच्चों के लिए हम लोग लेके आए हैं संकल्प इंग्लिश लाइव बैच और इसकी कॉस्ट 10,000 रुपए, क्योंकि ऑफकोर्स इसका टाइम भी ज्यादा है, लंबा चलने वाला है, फिर भी बहुत ही कम कॉस्ट है इसकी भी। पर ये 2024 एस्पिरेंट्स के लिए कि 2024 में जिसको यूपीएससी का एग्जाम लिखना है उसके लिए संकल्प इंग्लिश लाइव बैच कहां पे है? फिर से पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में संकल्प इंग्लिश लाइव बैच आपको वहां पे मिलेगा और जो कंप्लीट कॉस्ट होगी 10,000 रुपीज। अब 2024 यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस बैच के अंदर क्या क्या हम लोग करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से आ रहे हैं अभिषेक सर। थैंक यू सर। तो ये है संकल्प बैच। संकल्प क्योंकि समय है 2024 के लिए हमारे पास काफी समय है और जरूरत है तुम्हें शपथ लेने की। शपथ लेना है कि हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, पूरी तरह से अपना टाइम डिवोट करेंगे इस तैयारी को और क्रैक करेंगे यूपीएससी सीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो संकल्प लेकर आपको आगे बढ़ना है जो कि शुरू होगा 15 नवंबर 2022 से और ये जाएगा अप्रैल 2024 तक। 17 महीने में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा इसको एसिमुलेट करने के लिए, आपको समय दिया जाएगा फैकल्टी से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर कोई आपका डाउट है, कुछ रह गया है तो आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये है लाइव बैच, ये है संकल्प बैच। संकल्प ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी शपथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फैकल्टीज आपको मदद करेंगे इस पूरे सिलेबस को एस करने में, इस पूरे सिलेबस को कॉन्कर करने में। साथ ही साथ PYQs का डिस्कशन होगा, आपके मेंस आंसर राइटिंग का डिस्कशन होगा, आपको हेल्प किया जाएगा अच्छे आंसर लिखने में और प्लस प्रैक्टिस टेस्ट, मेंस के टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट इसके साथ जो है अवेलेबल होंगे। तो ये आपको पूरी तैयारी में मदद करेगा। ये आपका ओवरऑल विद नोट्स विद टेस्ट कंप्लीट पैकेज है फॉर यूपीएससी सीएससी 2024। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग के प्योर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2024 एंड दे वांट देयर medium of preparation to be pure English, pan India preparation you can call it. So the name of the batch is Titan 2024 and it's a pure English batch. It's available in the PW mobile app. You just have to download the PW mobile app and go to the batches section. There you can find Titan 2024 English batch. And the cost of the complete batch is 10,000 rupees for the entire preparation. And this is, I will again remind you, this is for 2024 UPSC aspirants who want to prepare in complete English. See, I don't know too much about UPSC, so I'll call an expert who can explain what we are going to do in this batch for the UPSC aspirants. Let's welcome Sonia ma'am. UPSC Wala is bringing you this new batch for aspirants who are preparing to give exam in 2024 in English. The name of the batch is Titan and it is taught by the best teachers in the country in pure English. This is a foundation course taught for students who will be giving exam in 2024 in pure English. It will contain live classes by the best teachers in the country, as well as we will be discussing MCQ questions and mains written questions in the class so that all your doubts are cleared. Along with that, you will get consolidated class notes by the end of each lecture and a test series so that you know what you're learning, how you're learning, and you can keep a track of it. The name of the course is Titan.
and it's coming soon and it's just for 10,000 rupees. Thank you. तो बात करते हैं हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के बारे में। तो जो छात्र हिंदी माध्यम से 2023 में यूपीएससी की परीक्षा लिखना चाहते हैं, जो छात्र हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में कंटेंट या पूरी रिटर्न सामग्री चाहते हैं, जो छात्र ये चाहते हैं कि टीचर बोर्ड पे हिंदी माध्यम में लिखे और 2023 का यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए पीडब्ल्यू लेके आया है प्रहार हिंदी माध्यम लाइव बैच। संपूर्ण लाइव बैच है ये। तो प्रहार बैच आपको कहाँ मिलेगा? पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे मिलेगा। बैचेस सेक्शन में जाना होगा और वहां पे प्रहार दिखेगा, ठीक है। और अगर कोई चाहे लैपटॉप से पढ़ना चाहता है, डेस्कटॉप से पढ़ना चाहता है, तो pw.live आप यहां पे जाके भी वहां पे जाएंगे pw.live पे, बैचेस में जाएंगे और बैचेस में जाके आपको प्रहार हिंदी माध्यम बैच में जाना होगा। इस बैच की साल भर की जो प्राइस है, पूरे कोर्स की प्राइस है, वो 7,000 रुपए है। किन बच्चों के लिए है? जो 2023 में हिंदी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा लिखना चाहते हैं। क्या पढ़ाएंगे इसमें? सब कुछ पढ़ाएंगे। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े गुरु आदर्श सर को। हेलो सर। थैंक यू अलख। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग प्रहार बैच के विषय में बताने जा रहे हैं। नाम प्रहार क्यों है, पहले आप ये जानिए। यूपीएससी का एग्जाम किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। प्री निकला तो मेन रह गया, मेन का रिटर्न निकला तो इंटरव्यू रह गया। तो ये चक्रव्यूह के चरण हैं। इस चक्रव्यूह के सारे चरणों को एक साथ भेदना होगा, तभी सफलता मिलती है। तो फिजिक्स वाला, यूपीएससी वाला और ये सफलता वाला। कैसे सफलता वाला कि हम बताएंगे कैसे इस चक्रव्यूह को भेदना है। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु जैसा साहस चाहिए और अर्जुन जैसी कुशलता चाहिए और वासुदेव श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शन चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है प्रहार। प्रहार करना है इस चक्रव्यूह पर, जिससे कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। कैसे तोड़ा जा सकेगा? कुछ बेसिक फीचर्स जो अभी प्रिलिमिनरी तौर पर आपको बताना आवश्यक है, हम केवल उसे डिस्कस कर रहे हैं। शेष डिस्कशन हमारे क्लास के दौरान होगा। तो ये क्लास हम लोगों की 7 नवंबर से शुरू होने जा रही है। 7 नवंबर से बैच शुरू होगा, फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें प्री की क्लासेस और मेन एग्जामिनेशन की क्लासेस दोनों साथ साथ कराई जाएंगी। शुरुआती दौर में वे सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ये सारे प्री और मेन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआती दौर में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो केवल मेन एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है। तो ऐसे टॉपिक हम लोग प्री एग्जामिनेशन के समाप्त होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सितंबर 2023 के पहले, यानी मेन एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये स्ट्रेटजी है, ये लीक प्रूफ स्ट्रेटजी है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो 2023 के एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, सीसैट को लेकर के बच्चों के मन में प्रायः संदेह भी रहता है और यह देखा गया है कि अगर बच्चों ने फर्स्ट पेपर में अच्छा किया है तो सेकंड पेपर में सीसैट में उनका परफॉर्मेंस कभी खराब हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सीसैट का अलग बैच, सेपरेट बैच शुरू किया जाएगा। जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी बच्चों के लिए, जिससे कि हम चाहते हैं कि सफलता वाला बने। सीसैट की वजह से आपका सिलेक्शन न रुके। इसके बाद कुछ और बातें जो इस बैच की हैं। दूसरी बात कि अगर हम पढ़ाएंगे, नोट्स कैसे मिलेगा? तो नोट्स क्लास में लिखाएंगे पढ़ाने के दौरान। ये क्लास का एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा क्लास का जो जिस्ट है, क्लास का जिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ पीपीटी के फॉर्म में होगा, बाकी रनिंग नोट्स के फॉर्म में होगा। सारे शिक्षकों की टीम को चुन चुनकर मोतियों की माला की तरीके से पिरोया गया है और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे अलग साथ में है तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो वीकली
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, प्री और मेन दोनों के लिए रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, रेगुलर होंगे, हर वीक होंगे। और सिमिलरली मेन एग्जामिनेशन के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी कॉपी का आपका इवैल्यूएशन होगा, ऑनलाइन इवैल्यूएशन होगा और ऑनलाइन आपको रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे कि आप अपने को डे बाय डे इंप्रूव कर सकें। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डूज एंड डोंट्स क्या हैं, मेन एग्जामिनेशन के लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये क्लास के दौरान और इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान बताए जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्लास के दौरान आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी छूट होगी। इसके अतिरिक्त भी डाउट सेशन चलाएंगे, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। यदि आप हमारे क्लास से बाहर जा रहे हैं तो संदेह मुक्त होकर जाइए। यदि दिमाग में संदेह रह करके, संदेह ले करके आप क्लास से बाहर चले गए, हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, हमारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। हम पर विश्वास कीजिए, आप जितना श्रम अपनी तैयारी के लिए करेंगे, हम उससे अधिक श्रम आपके लिए, आपकी सफलता के लिए करेंगे, क्योंकि हमें सफलता वाला बनना है और आपको भी सफलता वाला बनना है। और इसके लिए दोनों का कमिटमेंट साथ साथ होना जरूरी है, इसलिए दोनों का परिश्रम भी साथ साथ होना जरूरी है। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, सफलता नहीं मिलेगी। मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, तब भी सफलता नहीं मिलेगी। तो एक साइमल्टेनियस कमिटमेंट होना चाहिए एक विश्वास के साथ। इसी विश्वास और कमिटमेंट की बॉन्डिंग के साथ ये बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस विश्वास कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटी हमारी है। थैंक यू सो मच आदर्श सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो हुई उन बच्चों की बात जिनको 2023 में यूपीएससी का एग्जाम लिखना है। अब उनकी बात करते हैं जिनको 2024 में यूपीएससी का एग्जाम देना है और जो हिंदी माध्यम के ही छात्र हैं। तो हिंदी माध्यम के छात्र 2024 में जो यूपीएससी की परीक्षा लिखना चाहते हैं, पीडब्ल्यू उनके लिए लेके आया है संकल्प हिंदी माध्यम का संपूर्ण लाइव बैच। यहाँ भी लाइव क्लासेस ही होंगी और इसकी जो प्राइस होगी साल भर की वो 10,000 रुपए होगी। तो ये 2 साल बाद पेपर होना है एक तरह से देखा जाए, पर प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करनी होगी। इसके लिए हम लोग लाए हैं संकल्प हिंदी माध्यम लाइव बैच। कहाँ मिलेगा? पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको संकल्प बैच दिखेगा, हिंदी माध्यम लिखा होगा वहां पे, और इसकी जो कंप्लीट प्राइस होगी वो 10,000 रुपए होगी। और जो बच्चे लैपटॉप या डेस्कटॉप से पढ़ना चाहते हैं वो pw.live से पढ़ सकते हैं। अब क्या होगा संकल्प बैच के अंदर, कैसे पढ़ाई कराएंगे, तो ये सब यार मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे यूपीएससी के बारे में इतना नहीं पता। तो मैं बुलाना चाहूंगा यूपीएससी के एक्सपर्ट, इंडस्ट्री के गुरु लोकेश सर को। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए यूपीएससी वाला की तरफ से। और एक बात याद रखना, बड़ी सिद्धियों के लिए बड़े संकल्प चाहिए, और इन्हीं कारणों से यूपीएससी वाला लेकर आया है, पीडब्ल्यू लेकर के आया है संकल्प बैच उन विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते हैं 2024 में। इसलिए पूरी की पूरी 12 महीने की तैयारी पीडब्ल्यू के साथ उनको मिलकर के करनी होगी। और उस 12 महीने की तैयारी की जो शुरुआत होगी वो 15 नवंबर 2022 से होगी। 1 साल का 12 महीने का पूरा कोर्स है, लेकिन इस कोर्स की वैलिडिटी 2024 के मेंस एग्जाम तक रहेगी। यानी 1 साल की पढ़ाई तो करनी है, प्री की पढ़ाई करनी है, मेंस की पढ़ाई करनी है, फिर भी कोर्स की वैलिडिटी है ताकि बार बार आप रिवाइज कर सके। साथ साथ हमने शुरू में कहा बड़ी सिद्धियों की बात की, तो बड़ी सिद्धियां ऐसे नहीं प्राप्त होती हैं, उसके लिए ढेर सारे व्यूह रचना करनी पड़ती है। इसीलिए पीडब्ल्यू ने इस कोर्स के लिए कुछ व्यूह रचना की है, जिससे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर क्वालिटी फुल एजुकेशन दिया जाए, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बढ़ाया जाए, ढेर सारे हिंदी माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाया जाए। इसीलिए कुछ बेहतर प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत प्रतिदिन क्लास के बाद क्लास नोट्स तो दिए ही जाएंगे, हर क्लास का एक जिस्ट प्रदान किया जाएगा जिसे क्रश कहते हैं। उसमें हर लेक्चर के की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिया जाएगा, ताकि एग्जाम के बाद आपका मेंस के टाइम में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि कुल मिलाकर 15-20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सबका रिवीजन आप नहीं कर सकते, एक बोरी किताबें हो जाती हैं। तो शुरू से ही पीडब्ल्यू
हर क्लास के बाद रेगुलर जिस देगा कि जब आप एग्जाम देने जाए तो 1 महीने पहले उसका रिवीजन हो जाए। साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि यूपीएससी की तैयारी वो करवाए जिनका तैयारी करवाने का स्तर हो, अर्थात हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम एक साथ एक प्लेटफार्म पर अब बच्चों को लाइव आकर के पढ़ाएगी। सबसे बेहतर लोग, सबसे गुणवत्ता वाले लोग, सबसे निष्ठा वाले लोग इस मिशन के साथ आ रहे हैं कि पीडब्ल्यू हिंदुस्तान में सर्वाधिक हिंदी माध्यम से यूपीएससी में रिजल्ट दे। साथ ही साथ वीकली प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट होगा, प्री का टेस्ट होगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा और इस बात पर विशेष जोर रहेगा कि प्रश्न के उत्तर को वही जांच करे जिनका स्तर भी यूपीएससी की कॉपियों को जांच करने के लायक हो। तो ढेर सारे प्रोफेसरों की टीम होगी जो आपके आंसर चेक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, आपकी गलतियों को सुधारा जाएगा, आपको बेहतर बनाया जाएगा। तो जुड़िए यूपीएससी वाला से, लीजिए संकल्प, प्राप्त कीजिए बड़ी सिद्धियां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तो हुआ कि YouTube पे हम लोग इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि YouTube के ऊपर फ्री में हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं बुनियाद सीरीज। बुनियाद यानी बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम लोग की स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। NCERT बेसिक बैच फॉर ऑल सिविल सर्विस एग्जाम, सारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए होगा। और इसके बारे में और डिटेल्स बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मंजू मैम को। Thank you so much, sir. So friends, welcome to PW UPSC. सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बुनियाद बैच पीडब्ल्यू के द्वारा लाया जा रहा है और इस बैच में सभी जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 1 नवंबर 2022 से आगे जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं 23-24 के लिए, इवन जो भी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं और वे कुछ भी नहीं जानते, एकदम आपका बेसिक जो है एकदम ज़ीरो है, सो आपके लिए बुनियाद बैच एकदम सही है। साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन तो अपनी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन चूंकि आपका फ्रेंड्स बेसिक कवर नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, सो बुनियाद बैच आपके लिए भी है। सो फ्रेंड्स, इस बैच पे आपको बेसिक टू एडवांस तक की जो समझ है वह विकसित की जाएगी। जीएस के जो भी आपके मेन पेपर्स होते हैं, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इन सभी का एक बेसिक फंडामेंटल समझना, देन उसके बाद उसको एडवांस से हमें कनेक्ट करना है। सो बेसिकली स्टैटिक से करंट अफेयर एंड बाकी एडवांस को कनेक्ट करने के लिए आपको बुनियाद बैच में हम बेसिक टू एडवांस की एक अप्रोच रखेंगे। देन सेकेंड आप देखेंगे कि हम प्रीलिम्स के लिए इसमें हर एक टॉपिक के साथ 3000 से भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस है हम उसे क्लास के साथ साथ सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपके PYQs यानी जो पिछले वर्षों में प्रश्न अब तक विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे भी हम साथ साथ कवर करेंगे एंड उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वह भी करेंगे, ताकि हर एक टॉपिक को केवल आप समझे नहीं बल्कि ये भी जाने कि आपको उसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में। एंड देन नेक्स्ट हम मेंस पे मुख्य परीक्षा के लिए जो भी 500 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं विभिन्न टॉपिक से विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो उसमें भी कैसे इवन आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह डेवलप करना है, बिल्ड करना है, कैसे आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है। सो बुनियाद बैच में हम उससे शुरू करेंगे ताकि आप मेंस आंसर राइट में परफेक्ट होने के लिए शुरुआत कर सके। देन नेक्स्ट देखिए कि हर एक स्टूडेंट को लगता है कि अब पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन बहुत टफ लगता है, क्योंकि उसी चीज़ को जब हम दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये भ्रम होता है कि शायद हमें आता है लेकिन हम उससे क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। सो दैट्स वाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के सक्सेस के लिए। सो रिवीजन क्लासेस आपको दी जाएंगी पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद, एक पूरी कंपाइल्ड क्लासेस, मैराथन, महामैराथन क्लासेस आपको दी जाएंगी ताकि आप एक ही क्लास में सारी चीज़ों को ठीक से कनेक्ट करके समझ सके। एंड साथ ही हर क्लास के साथ आपको हैंड रिटन जो नोट्स है जो स्लाइड पर आपको करवाया जाएगा वह भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड इसके साथ साथ फुल कंपाइल टॉपिक एंड PYQ जो नोट्स है वह भी आप सभी को दिया जाएगा। देन लास्ट देखिए इसमें डाउट सेशन भी होंगे रेगुलरली, ताकि जो भी आपको डाउट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में रह गया है उसे हम सॉल्व कर सके। सो बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन हाउ टू स्टार्ट होता है। जो भी स्टूडेंट शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत फ्रेंड्स आप PW के बुनियाद बैच से कीजिए। ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सो मिलते हैं हम PW के बुनियाद बैच में। थैंक यू।
और बच्चों बुनियाद बैच के जो भी नोट्स होंगे, जितने भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, वो आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में बैचेस के अंदर जाके बुनियाद बैच में मिलेगा। नहीं, कुछ पैसा नहीं लगेगा, कंप्लीटली फ्री होगा। तो आप पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में आके बैचेस सेक्शन में आके बुनियाद बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, 0 फी में, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो। जितना भी कंटेंट आपको मिलना है ना, नोट्स वगैरह, मटेरियल वगैरह, वो सारा आपको मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में बुनियाद बैच में मिलेगा। मैम आप कुछ बोल रहे थे, सो यस सर, थैंक यू सर। सर मैं कुछ लाइंस स्टूडेंट के लिए लेकर आई थी पीडब्ल्यू की तरफ से। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, कभी परिस्थितियां, कभी समय खिलाफ निराशाओं का आना जाना होगा, करने पड़ेंगे कठिन संघर्ष, ख्वाहिश के लिए ख्वाहिशों को दबाना होगा, तू द्वंद्व कर, तू युद्ध कर, जमाने को अपने विरुद्ध कर, मिलेगा वही जो तूने ठाना होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये तो बात हुई कि पीडब्ल्यू बच्चों के लिए यूपीएससी के कौन से बैचेस ला रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यू ने कौन से खूबसूरत बैच डिजाइन किए हैं फॉर 2023 एस्पिरेंट्स एंड 2024 एस्पिरेंट्स। इसके बाद हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए एक पैनल डिस्कशन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जहां हमने यूपीएससी के टॉप एक्सपर्ट्स को बुलाया। अब इन एक्सपर्ट्स के अंदर कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और इनके अंदर कुछ इंडस्ट्री के ग्रेट टीचर्स भी हैं, जो अपनी पूरी एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी आपसे शेयर करेंगे, जो आपको ये बताएंगे व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, हु शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, जो आपको ये समझाएंगे व्हाई यूपीएससी इज ड्रीम ऑफ इंडिया एंड हाउ टू फुलफिल दिस ड्रीम। और आपको ये भी बताएंगे आर यू वर्थ ऑफ यूपीएससी और नॉट। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर होंगे। तो उस पैनल डिस्कशन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। जय भारत, जय हिंद। तो सबसे पहले तो पैनल में आए सभी दिग्गजों को मेरा प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट किया। किसी ने सर्विसेज के अंदर जाके कंट्रीब्यूट किया, किसी ने बहुत सारे एस्पिरेंट के सपने सच करके उनको सर्विसेज में भेजा, तो किसी ने वो दोनों काम भी कर रखे हैं। आज की चर्चा शुरू करते हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अमीर हो, गरीब हो, गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, इस सबको कलेक्टर बनना है। सबका सपना है कि यूपीएससी मेरे को क्लियर करना है ना। आज की डेट में हम लोग लाइफ में कुछ भी कर लेते हैं। हमारे माँ बाप आज भी मतलब उनको सबसे ज़्यादा फ़क्र इस चीज़ पे होता है कि मेरा बेटा IAS है। So why UPSC is such a big dream is my first question to all the panel present here. Alak, that's a very interesting and very pertinent question, and I would like to say that there has been a perceptible change in the system of governance from the pre-independence era to the post-independence era. So in the pre-independence era, the system of governance was a colonial system of governance. We were under a British colony. But after independence, the system of governance has come to be called as citizen-centric system of governance, where citizen is the focal point. So all the schemes, programs, whether by central government or by state government, they are all made with one single focus, that is the citizen of this country. And the programs are implemented by a group of people who are called as the civil servants. Now, civil servants are the permanent executive, and they help assist the political executive, which is the politicians when they come into power. But there is a difference. The politician or the political executive comes through the process of election, but the civil servant comes through the process of selection. So there is a rigorous examination and an interview. And though every service contributes in some way or the other to the society and the nation, but civil service is unique in many ways. Krishan Mohan sir has already, very correctly pointed out why civil services continue to be attractive. हर एक ख़ास तौर से यूपी और बिहार प्रदेश में अगर आपने IAS नहीं किया तो कुछ नहीं किया, मतलब इस किस्म की भावना लोग रखते हैं। और मैं ख़ुद क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, तो उस ज़माने में
वही माहौल था कि यार IAS PCS नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो वो दैट थिंग कंटिन्यूज इवन नाउ। एक तो ये जो सर्विस है, इसमें पहली बात यह है कि सरकार का अंग बन के काम करने का मौका मिलता है। दूसरी बात है कि इसका नेटवर्क सबसे मैसिव नेटवर्क है और इम्प्रेसिव नेटवर्क है। हम गांव तक पहुंच सकते हैं, ढाणियों तक जा सकते हैं, हम सारे लोगों तक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो अगर जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता के बाद किसी से अगर अधिक प्रभावित होगा तो एक तो टीचर होंगे और दूसरा वो या तो DM से प्रभावित होगा या SP महोदय से प्रभावित होगा। जब भी जहाँ मूवमेंट करेगा उनका प्रभाव उसे दिखाई देगा। तो जो भारतीय जनमानस की ओवरऑल स्थिति है उसमें शुरू से ही इसके प्रति एक आकर्षण दिखाई देने लगता है किसी और जॉब की तुलना में, क्योंकि ये केवल जॉब नहीं है, एक तरीके से सेवा का अवसर भी मिलता है। आप अच्छा काम करते हो, बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। और आप जब दूसरों के लिए अच्छा काम करते हो, आपकी आजीविका भी चल रही है और आपको दूसरों के लिए काम करने का अवसर मिलता है, तो आपको लगता है कि अपने ऊपर भी गर्व होता है कि मैं भी समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ। ये इसी फील्ड में है। एक बहुत समराइज तरीके से बताता हूँ कि जब सरकार बदली तो कलेक्टर को माई बाप कहते थे। अगर लोग दौरे कर रहे हैं, कलेक्टर दौरे कर रहे हैं और लोग नहीं जानते थे कि हु इज ही, कौन आया है, तो लोग गांव के लोगों को बताते थे कि माई बाप आया है, हुजूर आया है, सरकार आया है। तो लोग कहते थे अच्छा, तो कोई खाट लेके दौड़ता था, कोई कुर्सी लेकर दौड़ता था, बैठाते थे उसे। ये सीन था हमारे देश में आज़ादी के बाद कलेक्टरशिप का। तो ऐसी दशा में उसे हम माई बाप के रूप में जानते थे और उसका बेसिक रीज़न ये था कि हमारा स्टेट पुलिस स्टेट था, तो एक रेगुलेटरी स्टेट था। रेगुलेशन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, सब कुछ नियंत्रण में रखना। ही वॉज चीफ कंट्रोलर, ही वॉज चीफ रेगुलेटर, क्योंकि पुलिस भी उसके अधीन काम करती थी। एट दैट टाइम वो SSP का ACR लिखता था, तो लोगों को लगता था कि बस कलेक्टर बन जाए तो सारी सत्ता हाथ में। एक जो मानव स्वभाव है, मनोवैज्ञानिक स्वभाव है कि व्यक्ति सत्ता का सुख प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा करने के नज़रिए से आते हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है और सेवा करने में सुख मिलता है, और यहाँ पर सेवा करने के मल्टीपल चांसेस हैं। तो इट्स ओनली ग्लोरिफिकेशन और इट्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। उसके बारे में थोड़ा बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ग्लैमराइजेशन एक रियलिटी तो है कि हुआ है, यस। सिविल सर्वेंट्स के काउंटर पार्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर आर हाईली पेड, बट सर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कहीं कोई राइट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन कॉल, दे कांट जस्ट बी ऑफ द ग्रिड, they are accountable but they are not visible. yes, ये अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए इनकी जवाबदेही हमेशा रहेगी, और पर इनको रिवॉर्ड नहीं दिखेगा जनता को कि इनको जो रिवॉर्ड दिया गया या इनको कोई मेडल मिला, एक बार वो मेडल मिला रहेगा, उसका श्रेय कोई और भी ले सकता है कि आपने जो अचीवमेंट किया वो काम आपने किया, लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द पर्दा। कभी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं, कभी कोई इतना ग्लोरिफिकेशन ऑफ देयर जॉब नहीं, वो मैटर नहीं करता सर। मतलब आप कह रहे हो जो पर्सनैलिटी को जो ग्लोरिफिकेशन मिली है वो मिलनी चाहिए कम से कम, हाँ। क्योंकि उसके बिहाफ पे बहुत चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं। हाँ, नहीं मिल रही है। ओके, Sonia ma'am, coming to you, someone out there, do they have the access to the content? Yes, the answer is yes. Yes, they have access to content because internet has become very cheap, and even with minimum effort, it is possible for people to get the knowledge they need to clear the exam. What they do not have is the space, that vacuum that is needed to be dedicated to become. That's actually one of the reasons why I believe that this whole Hindi medium
part which comes. What we completely ignore is that most of the people who come from farming backgrounds, as Sir said, oftentimes the reason they can't get through is not because they're stupid. The reason they can't get through is because they do not have the means to concentrate all the knowledge that they have accessible. बेसिक्स ही नहीं है उनपे. Exactly. They do not have the means to take that knowledge that is freely available, to convert it into the dedication and to convert it into the knowledge drop that is needed to clear the exam. So what we, to answer your question, yes, content is easily available. At least I can say now. I mean, if you want a percentage, I'll give you 90 in my view. This is completely opinionated. That 90% of the population in India very easily can access content. What they don't have is the trust from that individual who, naiya laga de. That's not there. Thank you so much on the honorable teachers here. So this is a small gift from PW to all the respected teachers. So So now we'll go to the next panel. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले पैनल में बैठे सभी दिग्गजों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े। आज यूपीएससी की तैयारी के ऊपर, सिविल सर्विसेज के ऊपर कुछ चर्चा हम करेंगे, एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे, सर्विस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी एक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का डिबेट है, तो कैसा है, क्या ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का, क्या ये ऑनलाइन में ये चीज़ हो सकती है या हो चुकी है, या सही में इन बंद दरवाजों के पीछे ही एक तैयारी होती है जो ऑनलाइन में क्रिएट करना इम्पॉसिबल है? एकदम राष्ट्रीय बहस बन चुका है ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, और एक मुहावरा प्रचलित हो गया कि यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन नहीं हो सकती। बेहतर कंटेंट और बेहतर पढ़ाई यदि ऑनलाइन में मिल रही है तो ऑनलाइन बेहतर है, ऑफलाइन में मिल रही है तो ऑफलाइन बेहतर। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एक अभी ये जवाब खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में पढ़ने आते हैं 4 लाख रुपए फीस लेकर के, 4 लाख रुपए फीस देंगे, 2-3 साल का खर्चा देंगे, पीजी देंगे, किताबें देंगे। एक विद्यार्थी अगर मुखर्जी नगर में तैयारी करने आता है तो 15-20 लाख रुपए रख ले। इस देश के कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको? ये पेमेंट कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? और अगर सभी लोग नहीं कर सकते हैं तो क्या हमारी, आपकी, किसी फिजिक्स वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बेहतर पढ़ाई, बेहतर कंटेंट लेकर के दंतेवाड़ा जाएं, सुकमा जाएं, नारायणपुर जाएं, बीजापुर जाएं, उड़ीसा जाएं। तो अगर मुझे मत देना हो तो रीच की जब बात आती है, पूरे हिंदुस्तान की जब बात आती है, तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ, ज़्यादा उसको मत देता हूँ। फिर भी कोई तार्किक बहस ये नहीं। अगर सर ईमानदारी से पूछा जाए तो आज से 4-5 वर्ष पूर्व यह कहना ज़्यादा सही था कि ऑफलाइन ही एकमात्र विद्यार्थियों की सफलता में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक फेज़ हमने जो उतार चढ़ाव देखे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का दायरा जो है वह ऑफलाइन की तुलना में व्यापक दिखा है। ऑफलाइन की कुछ सीमाएं हैं। आपके पास आर्थिक बजट होना चाहिए, आपके पास जज्बा होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अच्छे कोचिंग, अच्छे शिक्षक का चयन आपकी प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। कई बार पैसा देने के बाद भी आप अच्छे शिक्षक और योग्य मार्गदर्शक से वंचित रह जाते। उसके अलावा आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उस खर्च को उठा पाए या ना पाए, ये सारी बातें थी। लेकिन अब ऑनलाइन का जब से एरा आया है तब से क्वालिटी भी मिल रही है। बच्चों को अपनी सुविधा के हिसाब से वो मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें इन टीचर का ये ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये चीज़ें नहीं है। बट अगर हम प्राइस और क्वालिटी की बात करें, रीच की बात करें, तो उसमें ऑनलाइन का पलड़ा हाल के वर्षों में बढ़ा है और निकट भविष्य में ये और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जिया सर हमारे साथ हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है। हम लोग जेई की तैयारी कराते हैं सर,
तो वो 1-2 साल की तैयारी है, तो हम उसमें बोलते हैं बैकअप की कोई बात ही नहीं कर सकते। पर यहाँ तो एक मैराथन वाली हाल हो जाता है, तो इसके बारे में बताएं सर। मैंने हमेशा एक चीज़ जो स्टूडेंट से कही, जो बैकअप की बात आप कर रहे हैं, कि जब हम एक दौड़ रहे हैं, मंजिल कब आएगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं। ये एक सत्य है जिसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जितने लोग तैयारी करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि बी रेडी फॉर दैट, ऑलवेज हैव अ प्लान बी, मेक अ प्लान बी एंड कीप इट इन द शेल्फ। क्योंकि जब हमारे पास प्लान बी होगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब प्लान बी होता है तो उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। और मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि पढ़ना क्या है, एक अलग चीज़ है, पढ़ना कैसे है। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा श्रेया मैम से इस क्वेश्चन को, कि आप बेसिकली इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में लेते हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि CSAT का जो पेपर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकर बनता जा रहा है कुछ बच्चों के लिए जो मेधावी हैं, तेज हैं। सो क्या एक्चुअली CSAT इज बिकमिंग अ ब्लॉकर, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? जब पहले CSAT काउंट होता था, दोनों पेपर्स का मेरिट बनता था, तब तो इट वॉज अ डेफिनेट डिसएडवांटेज टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इट वॉज क्लियरली लाइक नॉट अ फेयर फाइट। क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसे डेटरेंट की जगह जस्ट अ स्टेप की तरह देखो। डोंट टेक इट टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो इंसान पहले इस मेंटल ब्लॉक के साथ जाएगा कि यहाँ तो मैं फंसूंगा ही, तो वहाँ पर नो मैटर व्हाट देयर विल बी अ हिच। तो एक चीज़ तो ये कि ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उतना डरना नहीं है, क्योंकि अब मेरिट नहीं काउंट हो रही है, तो थोड़ा सा तो चलो इट्स लाइक मेलोड डाउन, बट इट इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम। तो उसमें व्हाट कैन बी अ बेटर वेज कि आप 3 चीज़ें हैं, इंग्लिश है, यू नो लाइक कॉम्प्रिहेंशन, एक आपके पास अरिथमेटिक है मैथ्स, और एक आएगा साथ में लॉजिकल रीजनिंग DI। पर्सनली मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन इज़ very an advantage for the English medium students, लेकिन you also have maths to play with, you have LR and DI to play with। आप logical reasoning और DI को अपना basic बनाओ, practice, that is something you will learn, like anybody with even half a brain मेहनत करेगा वो आ जाएगा, तो वो मुश्किल नहीं है। अरिथमेटिक में आप आइडेंटिफाई करो आपकी एरियाज ईजी क्या हैं, like if you're reading good books, so that can solve your problem। I will not say that it is not a problem and a magic wand will solve it, it's not like that, but it is something you can work around in a smart way। शुरू से शुरू हो जाएंगे और CSAT में सारा स्क्वायर वन से सोचेंगे कि बिल्कुल पूरा मैथ्स आ जाएगा, वो तो मुश्किल है, वो नहीं होगा। एंड attempt the paper with an intent to just crack it, not कि भाई मैंने 80 questions है और सब करूँगा, सब करेक्ट होना चाहिए, वो इसमें अप्रोच रख ही नहीं सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों की बात करते हैं लोकेश सर आपसे, कि CSAT में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो कैसे इसको कैसे डील करते हैं? CSAT का जो पूरा नेचर है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसे कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट हो सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, सीख लेगा। मेरा एक व्यक्तिगत सर्वे है CSAT फेल करने वालों पर, वे 2 गलतियां आजकल स्टूडेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट समझता है क्वालिफाइंग है तो मार्च के एंड में पढ़ना शुरू करता है, और उस समय 3 किताबें UPSC की तैयारी के लिए मार्च में नहीं आई होती हैं। इंडिया 1000 पेज की, इकोनॉमिक सर्वे 1000 पेज का, अब बजट हमारा, और कहा जाता है कि मार्च में छप के आती हैं, मई में एग्जाम है, तो बाद के लिए रख दी हैं, बाद में पढ़ नहीं पाते। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि 5 साल का पेपर देखें, कहाँ किस सेक्शन में वो कंफर्ट है, जो उनको आ रहा है। उनको मैथ आती है तो मैथ वाले पर लग जाए, रीजनिंग आती है रीजनिंग पर लग जाए, कंप्रिहेंशन आती है जिसमें वो थोड़ा सा जानते हैं, और दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, बस CSAT हो जाए। बहुत बढ़िया सर। तो काफ़ी सारा ज्ञान मिला हम लोग को UPSC के बारे में आप सभी दिग्गजों से बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैनल की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, इतना तो भरोसा रख खुद पर, इस बार बाजी तुझे ही मारनी है। तो पैनल में मौजूद सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का, सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटीज़ का मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, ऑनरेबल वेलकम टू PW।
आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में, यूपीएससी सर्विसेज के बारे में, तैयारी के दौरान आने वाले चैलेंजेस के बारे में, और इन सभी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल हियर। जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो इस बारे में है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम की हम लोग अगर तैयारी देखें तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्लानिंग। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको तकरीबन 15 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है और देखा जाए तो उसके लिए एक ही साल है। अब उसमें अपने टाइम को हम कैसे डिवाइड करें। सो अभिषेक सर, आप मर्चेंट नेवी में भी थे और 10 साल ज़्यादा आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया, न्यूमरस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्रोड्यूस किए। सो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? सर, मेरा मानना है कि सिलेबस मैनेजमेंट इज़ समथिंग विच एन एस्पिरेंट हैज़ टू एस कि हाँ जो है अगर GS1, GS2, GS3 फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होता और काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि हाँ मुझे जनरल स्टडीज़ के थ्रू देखना चाहिए चीज़ों को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी की तरह देखना चाहिए। स्पेशली अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन काफ़ी क्रिस्प कोर्सेज होते हैं एंड देयर इज़ लाइक 600 to 700 जो है आवर्स ऑफ बैच। ओवरऑल जो वॉच टाइम या ओवरऑल जो टीचिंग टाइम है वो 600 आवर्स 700 आवर्स का होता है। अब 700 आवर्स पे आपको कम से कम उतना ही टाइम या थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। दैट इज़ लाइक 1400-1500 आवर्स। उसके बाद उसको रिवाइज करने का भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो रिवीजन में भी अगर आप लेट्स से 5 सेट ऑफ रिवीजन या 7 सेट ऑफ रिवीजन रखते हैं तो वो 800 घंटे और जा रहे हैं उसमें। तो ये 2400 घंटे आपको बेयर मिनिमम आपको अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। या फिर आप ऐसा मानिए कि अगर आप प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए तो ये इन्वेंट्री 2800 घंटे तक जा सकती है। क्या आपके पास ये इन्वेंट्री है? क्या आपने कैलकुलेशन करी है? बाद में जाके फ्रस्ट्रेट होने से मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने तो कभी आंसर राइटिंग करी ही नहीं, मैंने कभी मेंस की टेस्ट सीरीज दी ही नहीं, या मैंने प्रीलिम्स में मॉक बहुत कम लगाए हुए हैं, तो वो सरप्राइज आपको बाद में ना मिले उसके पहले यू नीड टू डिफाइन योर ओन इन्वेंट्री। मूविंग टू प्रकाश सर, सो 2800 घंटे की इन्वेंट्री बनानी है, उसके ऊपर थोड़ा सा और आप प्रकाश डालें। थैंक यू सर। देखिए, प्लानिंग के पहले का एक स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग कि हम किस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जब तक आप उस एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को, एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को, उसके आपको जो PYQs के थ्रू हो, सिलेबस के थ्रू हो, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम बेटर प्लान नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो हम जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, प्लान करते हैं, तो एक होना चाहिए कि हमारी एक बैकवर्ड प्लानिंग हो कि हम जैसे हमारे प्रीलिम्स के डेट हैं, मेंस के डेट है, उसका एक बैकवर्ड प्लान करें कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस तरीके से डेप्थ में लेके आगे चलना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है जो बहुत बार बच्चे गलतियाँ करते हैं कि एक होता है क्वांटिटी ऑफ स्टडी और एक होता है क्वालिटी ऑफ स्टडी। हम लोग क्वांटिटी पर तो फोकस कर लेते हैं, हम क्वालिटी पे नहीं जा पाते। तो एक सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल लेवल पे आपको बहुत लिमिटेड होना पड़ेगा, बहुत एक सरल तरीके से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा और प्लानिंग ऐसा हो कि आपको अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, जिसमें हम लोग जो कहते हैं कि जो एक सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किसको उसके बाद पढ़ें, अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो उसमें फिर वो बच्चा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़ कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एक हम लोग सिलेबस को समझें, PYQs के थ्रू समझें, फिर प्लानिंग करें। तो प्लानिंग में एक बहुत वाइड रेंज में हम लोग मटेरियल सेलेक्ट ना करें, बहुत NCERT बेस्ड रखें और एक प्रीवियस बैकवर्ड प्लानिंग के तहत उसको लेकर के आगे बढ़े और हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें, ना कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी पे। कमिंग टू नानकी मैम, सो नानकी मैम, यू हैव लाइक वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग UPSC एस्पिरेंट्स ऑनलाइन, और ऑनलाइन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। तो ये जो मोटिवेशन वाली बात है या कंसिस्टेंसी वाली बात है, इसको कैसे बच्चों के अंदर ला सकते हैं? सर देखिए, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया हम ही डिसाइड करते हैं कि हमको किसी चीज़ को किस तरीके से देखना है। या तो आप उसमें कमियां ढूंढ लीजिए कि मुझे इसमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इसको दूसरा तरीका देखने का ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो सर प्लानिंग की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी बच्चे प्लानिंग करें तो वो एक रियल टाइम प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक प्लानिंग। जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो वहाँ बच्चे अपने आप को टाई अप कर लेते हैं कि हम रोज़ शाम 6 बजे से 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट पे जो भी उसका टाइम होता है।
कुछ टाइम तो हम कर पाते हैं, बट उसके बाद सबकी रूटीन फ्लक्चुएट करती है, कई बार ट्रैफिक होता है, घर में कई दुख तकलीफ आ जाता है। तो सर अगर हम ऑनलाइन को इस तरीके से देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन आने से ये चीज़ें ओवरकम हो गई हैं, तो आई थिंक ये कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन वाली तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन में ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम लेक्चर देख सकते हैं। तो वही वाली बात है कि नज़रिया है चीज़ को देखने का, कि आप या तो कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की बात कर लो। और सर अगर कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की बात करनी है तो कंसिस्टेंसी तो समथिंग एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, तो आप वहाँ पे कंसिस्टेंट होके दिखाइए ना, तो वो चीज़ तो हो गई सॉर्टेड। मोटिवेशन की बात करें तो आजकल जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं वो ग्रुप्स बनाना बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चों के ग्रुप्स बनाएं, सो दैट एक दूसरे पे वो लोग ट्रैक कर रख सके कि यस टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए इसलिए जाते हैं, कोहोर्ट्स बनाए जाते हैं। हम लोगों ने वैसे कम्युनिटी बना रखी है। एग्जैक्टली तो यही शायद यही चीज़ें जो है वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक मैनेज कर लेते हैं। Moving to Gaurav sir. So Gaurav sir, years and years of experience of teaching you. पर सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अराउंड इतने साल आपने पढ़ाया, तो एक ना एक साइलो बना है यूपीएससी का, और उसके बाहर से बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इस तरह के जो मिथ्स हैं इसमें कितनी सच्चाई है? ये मिथ तो है ही कि जो लोग एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं उनका सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और अगर हम फैक्चुअली भी देखेंगे तो ये बात सही ही है। लेकिन जितने भी रोल मॉडल्स हैं या जितने भी स्टोरीज़ बनते हैं वो बिल्कुल ही वल्नरेबल सेक्शन से बनते हैं। जब हम कोई नहीं कहता है कि ये आईआईटी का था, ये आईएम का था, और फिर वो वीडियो वायरल नहीं होती है राइट। लेकिन वीडियो वायरल तब होती है जब कोई कहता है कि सब्जी वाला का बच्चा था या ऑटो वाला का बच्चा था और वो है जो निकाल लिया एग्ज़ाम को। तो यहीं पे ये सारा मिथ जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से आए या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, सिलेक्शन तो सबका हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सिलेक्शन लेना चाहता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मैं बस यही कहूँगा यहाँ पर कि इंसान इतना कमज़ोर है कि किसी को कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन इंसान इतना मजबूत है कि वो किसी से कुछ भी ले सकता है। अब यही है ना, पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं, मैं जैसे PSR ऑप्शन में प्रियम्बल पढ़ाता हूँ, तो बहुत तरीके हैं प्रियम्बल पढ़ने के, लेकिन आपने अपना क्या इंडिविजुअलिटी उस प्रियम्बल को पढ़ने में लगाया? क्या आपने उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंटरप्रेट किया? जबकि पहला ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमको सीधे कनेक्ट करता है रूसो के जनरल विल से, लेकिन शायद ही कोई इसको कनेक्ट करता है। और क्वेश्चन भी यूपीएससी ने इस बार वही पूछा है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी PSR ऑप्शन की किताब नहीं है जो ये सिखाती है आपको कि आप प्रियम्बल को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ये आपका काम है कि आपने इसको रिलेट किया कि नहीं किया। Really एक जो बड़ा मिथ है उस पर और बात करते हैं। आप पिछले 6-7 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो क्या अभी भी ज़रूरी है दिल्ली आना? मुझे पता है ये सवाल काफ़ी पॉपुलर है, कई बार पूछा जा चुका है, पर एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो क्या ऑनलाइन से अब सिलेक्शंस होने लगे हैं, तेज़ी से होने लगे हैं? दिल्ली आना कितना ज़रूरी बचा है कि ये सिर्फ एक मिथ है? थैंक यू सर। सो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछा जाने वाला, इवन स्टूडेंट के मन में ये बात बहुत रहती है कि क्या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो सर एक हम अगर दैट टाइम की बात करें कि जब आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स के पास, और अगर आपका जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है जो कि आपको एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको दे सके, आपको एक सारा जो कंपटीशन है उसका बेसिक टू एडवांस आपको ले जा सके, उसकी एक जो डीप नॉलेज है वो दे सके, तो सर डेफिनेटली कि उस वक्त आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट अब जब 5G हो चुका है और ऐसे में जब सभी इंस्टीट्यूट जो है आफ्टर कोविड जैसे कि बस पुश कर दिए गए, धक्का मार दिया गया उनको कि भाई अब सब इंटरनेट पर आ गए। सो सर इस समय अब ऐसा ज़रूरी बहुत नहीं रह गया है। एज सभी क्लासेस में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सर इस बात पर फोकस करती हूँ, और बच्चों को ये बात काफ़ी पसंद भी आती है कि हमारे जो है वे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। एक तो आपका PYQs है जो कि हमें ये बताता है कि कैसे पूछा जाता है, एंड सिलेबस कि कहाँ से पूछा जाता है। सो सर अगर हम इन 2 बेस्ट फ्रेंड का हाथ थामे रहेंगे तो हम कभी भी ना भ्रमित नहीं होंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कैसे दिग्गजों के बीच में बैठा और हम लोगों ने इतने ज्ञान की बातें की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये हमारी तरफ से कुछ
छोटा सा मोमेंटो या गिफ्ट आपके?